आज एक ऐतिहासिक दिन मैं बोलूँगा, जिसके अंदर रोजगार विभाग, M3M फाउंडेशन और ग्रेडअप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की कोचिंग देते हैं, इनका ट्राई पार्टी MOU हो रहा है, जिसके अंदर 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इंप्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराए। टॉप 1000 जो 50,000 में होंगे उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली B और A कैटेगरी की तैयारी करने के सहयोग करेगा, इसका MOU हुआ है। और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ हमारे MOS एम्प्लॉयमेंट अनूप जी, ACS एम्प्लॉयमेंट TC गुप्ता जी, और आज हमारे बीच में नहीं है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिनने पर्सनली इस टास्क को लिया। देश के अंदर इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने वाली अनेक कंपनीज के साथ चर्चा कर ग्रेडअप को चुनने का काम किया और 80 लाख से 1 करोड़ जो CSR का सहयोग M3M फाउंडेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी, उनके साथ टाइप किया। मेरा ये मानना है कि अब अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशन की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेटर। आपको याद होगा पिछले वर्ष इंजीनियरिंग के JEE के एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए थे, 70 में से 2 हरियाणा के बच्चे, उसके अंदर ये सामने आया था कि गेट्स की तैयारी के अंदर भी हमारे बच्चों की रुचि कम है। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी हमारे इस प्रोग्राम में उन 50,000 स्टूडेंट्स को कराने का काम। इसके लिए वीकली मॉनिटरिंग खुद हमारे ACS इस पूरे प्रोग्राम की करेगी और हर महीने 50,000 बच्चों का रिव्यू किया जाएगा और जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनकी जगह नए बच्चों को इंडक्ट भी टाइमली बेसिस पर करेंगे कि ये प्रोग्राम जिस सोच और दिशा के साथ हमने बनाया है ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम देश भर के एग्जामिनेशन में हरियाणा के स्किल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का काम। हमारा उद्देश्य यही है कि इस पूरे प्रोग्राम को 70-30 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 70-30 का मतलब है 30 अर्बन 70 रूरल, जो हमारे प्रदेश में पॉपुलेशन का
और इसी सोच के साथ किया जाएगा कि जो बच्चा 1 से 1.5 घंटा डेली कोचिंग के लिए शहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है, उसके आने जाने के टाइम को हम कट डाउन कर पाए और उस 1-1.5 घंटे के अंदर भी उसको एडिशनली हम ट्रेन करें। इसके अंदर आगामी 18 महीनों में हर हफ्ते जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के वीकली एग्जामिनेशंस होंगे टाइम में, और पिछले 5 साल के पूरे देश भर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चनर हो, रीडिंग मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, उसको विस्तारित तरीके से उनके पोर्टल पर हम उपलब्ध कराएं। और एक ही उद्देश्य है कि आज जहां आर्म फोर्सेस के अंदर तो 10 से 11% देश का हिस्सा है, मगर जब जॉब्स की बात आती है तो हम 2% आ जाते हैं। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और अगले 18 महीने के अंदर इसको 7 से 8%, 2% से ले जाने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे को स्किल करके हम देश के प्रत्येक रोजगार के लिए सक्षम बनाएं। और आज खुशी के साथ आपके साथ साझा कर सकता हूं कि हरियाणा पहला राज्य देश के अंदर है जिसके एम्प्लॉयमेंट विभाग में किसी CSR के सहयोग से इतने बड़े लेवल पर युवाओं को शिक्षित करने के, स्किलिंग करने के, कोचिंग देने के कदम उठाने का काम है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा एंथरियम फाउंडेशन का भी और साथ में ग्रेडअप का भी, जिनने 10 दिन के स्पैन के अंदर हमारे साथ टाइप भी किया और इतने बड़ी मात्रा हरियाणा के युवाओं को स्किल करने के लिए अपना सहयोग देने का काम किया। कोई आपके सवाल? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हमने परसेंटाइल जो बच्चों की है उनकी 13 लाख की डिटेल्स, जब मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ वार्ता करी थी, साझी करी, और उन 13 लाख को रोजगार भवन के कॉल सेंटर से हमने पिछले 1 महीने के अंदर कॉलिंग भी करी और उसके अंदर जो टॉप 10 परसेंटाइल के अंदर बच्चे हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में इंजेक्ट करने का काम। जिसने भी हरियाणा प्रदेश के स्टाफ सिलेक्शन के अंदर C और D ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन पिछले सालों में दिए थे, उन तमाम बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद उन 50,000 युवा साथियों की अपनी सूची में, और हमारा टारगेट ये है कि आज हम C और D की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से CSR के सहयोग के साथ हम और टाइप करेंगे और फिर A और B ग्रुप की नौकरियों के लिए 25,000 जो कैपेबल हमारा यूथ है, जो इंटरव्यूज के अंदर चाहे वो UPSC हो, चाहे वो HPSC हो, चाहे किसी और प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हो, रह गया कुछ परसेंटेज से, उसको इंडक्ट कर भी उसको भी ट्रेन करें, चाहे वो कोचिंग की सहयोग हो, चाहे उसकी एजुकेशन। ये तो हर महीने प्लेस आपने कहा कि जो नॉन इफेक्टिव पे रिव्यू किया जाएगा वीकली और महीने के बाद जो है उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, इसका क्या रहेगा प्रोसेस? अगर कोई बच्चा महीने के अंदर अपने टाइमली एग्जामिनेशन नहीं देता, कोई बच्चा पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं करता, तो उनको रिव्यू कर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है, जैसे 50,000 हम लेंगे तो 50,000 1, 2, 3, 4, 5 भी होंगे, उनके साथ साथ उनको हम चेंज करते रहेंगे। मगर एक चीज और साझी करो कि हमारे जितने रोजगार ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, सब डिवीजन लेवल पर भी, उनको डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल के पोर्टल हम बना कर लेंगे और जो बच्चा इस प्रोग्राम में उस डिवीजन से है, उस रोजगार ऑफिस के साथ अटैच्ड है, उसकी भी ऑफिस लेवल तक मॉनिटरिंग हम करवाएंगे कि अगर उसको कोई बुक्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प ग्राउंड पे चाहिए लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको लोकल लेवल पर हम सहयोग कर पाएंगे।
तो केवल मात्र हेड ऑफिस लेवल पर वीकली इसको सब डिवीजन लेवल पर भी, क्योंकि हमने नए 11 सब डिविजनल ऑफिस और प्रदेश के अंदर इस वित्त वर्ष में खोले हैं, तो उसी टारगेट के साथ है कि हम तमाम 67 हमारे सेंटर्स के अंदर सक्सेसफुली हमारे बच्चों को ट्रेन भी करता है और उनको जो जो थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए वो टाइमली। 3 लाख का आंकड़ा उनका था जो प्राथमिक जिनको इस प्रोग्राम में हमने इंडक्ट करा। हमारा टारगेट ये था कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम तमाम 13 लाख को कवर करेंगे, क्योंकि प्राथमिकता इस प्रोग्राम को चलाने की थी। तो जो हमने टॉप 90% से ऊपर वाले बच्चे थे प्राइमरी तौर पर सबसे पहले उनसे ही चर्चा कर इस प्रोग्राम को वो तो एड्रेस से हम छाट लेंगे। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि नाइन्टी के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, 50,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। उसके अंदर एक चीज तो कह सकता हूँ, रूरल उसी को काउंट करेंगे जिसके आगे वीडियो लिखा, और जैसे जैसे उसकी चलेगी, अगर हमें परसेंटाइज नीचे भी करना पड़े तो उसको भी हम करेंगे। मान लीजिए सर किसी का अगर 55,000 है और अगर 50,000 तक 70% नहीं आए तो 55,000 रूरल को प्राथमिकता दी है। उसके लिए क्या छूट? आपको बता ही दिया कि 70% आप रूरल लेंगे, 30 अर्बन लेंगे तो छोटी। मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हिंदी है इंग्लिश? पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और अब तो कोशिश करेंगे कोई गुजराती सीख के जाए, मराठी सीख के जाए तो उसको उसके अंदर भी उपलब्ध कराए, क्योंकि ग्रेड अप के पास लगभग 16 भाषा के अंदर उनके एग्जामिनेशन सेटअप आज तैयार है। मगर क्योंकि पंजाबी एक ऐसा मीडियम है जो हरियाणा के साथ लगते हुए प्रदेश में उपयोग होता है, तो हमारा प्राइमरी फोकस हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। इसके अलावा विधानसभा लगातार किस तरीके से मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, विधानसभा स्पीकर हो रहे हैं, किस तरीके से लगता है सेशन जो है बीएससी में हालांकि कम है, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से? देखिए, कल हमारे 6 सदस्य जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, आज हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और 3 विधायक कोविड पॉजिटिव आए हैं। आगे सेशन के अंदर कैसे कार्रवाई रहेगी ये तो कल सुबह 11 बजे बीएससी तय करेगी, मगर क्योंकि स्पीकर ने अपनी पावर डिप्टी स्पीकर को डेलीगेट कर दी है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद विस्तारित तरीके से सदन की कार्रवाई के ऊपर वो आपसे स्वयं चर्चा करेंगे कि इस तरीके से आगामी जो 2 दिन का सेशन है उसको चलाएं। उस एंगल से सरकार की जो अपनी डिस्कशन की हो, हमारा 2 दिन का टेंटेटिव शेड्यूल कैबिनेट कर सकते हैं, तो क्या इसको कट शॉर्ट करने का कोई प्लानिंग की है? इसके ऊपर कल 11 बजे बीएससी और 2 बजे सेशन है, इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, और क्योंकि स्पीकर के तौर पे डिप्टी स्पीकर है, हम चारों बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इस सेशन को कैसे चलाया जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमारे एक सिटिंग सदस्य का भी निधन इन 6 महीने के अंदर हुआ है, गिचरी भी उनको हम कल देंगे। कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी, मेरे ख्याल से बीएससी के अंदर फैसला ये होगा, उसके बाद ही आपके बेहतर तरीके से। एक कल आपको क्या आया था, चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना मत खो देता है जनता के अंदर, तो उसको राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, और इसके ऊपर
हमारी चर्चा भी हुई सरकार में और फिर ये निर्णय लिया गया और हम प्रयासरत हैं इस सेशन के अंदर सदन में भी इसके ऊपर चर्चा, सदन के सहमति के साथ प्रदेश के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव सरपंच के ऊपर निरंतर हम देखते हैं कि अलग अलग आरोप लगते हैं। जब इलेक्टेड लोग जनता के मत से इलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून हम पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज लेवल तक के तो बना सकते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सदन के आगे प्रस्ताव रखें तो प्रदेश में आगामी जो पंचायती राज इलेक्शन हो उसके बाद राइट टू रिकॉल की व्यवस्था बनाई जाए, जिसके अंदर सरपंच अगर गांव का फेज खो देता है तो गांव के वोटर्स के पास अधिकार होना चाहिए कि उसके विरुद्ध के अंदर वोट डालकर मिनिमम 1 साल की अवधि उसके सरपंच की जब खत्म हो जाए तो उसको हटाकर नए सरपंच की नियुक्ति की ओर कदम बिल लेके आए। मेरे ख्याल से केवल मात्र कॉमन मिनिमम में नहीं, चाहे 7A के अंदर तब्दीली की बात नहीं, चाहे हमारी रजिस्ट्रीज की कैंसिलेशन की पावर रजिस्ट्रार जो कि डीसी होता है उसको देने की बात है, कई ऐसे अहम बदलाव हैं। कल बीएससी जो डिसाइड करेगी लेजिस्लेटिव बिजनेस कैसे आएगा उसके अंदर फिर वो सारे आपके सामने, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के रिलेटेड हो, टाउन कंट्री प्लानिंग के हो, स्पोर्ट्स के हो, मुझे लगता है कि आगामी दिनों के अंदर अच्छे बदलाव, प्रोग्रेसिव बदलाव हमें लॉज के अंदर प्रदेश में, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस को बिल के तौर पर लेके आ रहे हैं तो हमने राज्यपाल से आग्रह किया कि हम उसको विड्रॉ करके फ्रेश बिल उसी सब्जेक्ट के अंदर विधानसभा में पेश करें। हमारी ओर से चले, राज्यपाल के पास पावर है वो उसको विड्रॉ और बिल में वही जो बातें ऐलान में लिखी हुई थी और फिर वो जो सरकारी पावर आएगा वो तो बिल में फिर कोई इशू आएगा कहाँ? अब बिल तो आने या उसको टच नहीं करना? अब बिल आने तो आपको अच्छी तरीके से 50% महिलाओं का है, 8% BCA की रिजर्वेशन है, राइट टू रिकॉल है, कई ऐसे बदलाव हैं जो प्रदेश के पंचायती राज को भी चेंज करेंगे, 75% युवा के रोजगार को भी नई दिशा देने का काम करेगा। अगर हम टाउन प्लानिंग का 7A अमेंडमेंट देखें, रजिस्ट्रेशन के अंदर डीड कैंसिलेशन की पावर देखें तो शायद ये हमारे रेवेन्यू सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम करेगा। और जिस तरीके से एक चीज जानती करना चाहूँ कि कल सुबह से हमारे अर्बन एरियाज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अच्छे तरीके से हमें जो डाटा आया है वो बताता है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं अभी साझा नहीं कर पाऊंगा, मगर वो बताता है कि किस अच्छे तरीके से जो ULB और टाउन प्लानिंग का NOC का और साथ में उनके फीस पेमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया था वो बना है और रेवेन्यू सिस्टम के साथ दुरुस्ता के साथ वो चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो दिक्कतें हमें आती थी उसमें बहुत बेहतरीन सुधार। अगर ऑनलाइन बुकिंग खुल गई है तो अगले सोमवार से रजिस्ट्रेशन अभी 1 हफ्ते का हमने अर्बन एरिया की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी जो नेक्स्ट वीक से एक्टिव उनका 14 दिन का डीम्ड अप्रूवल का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है कि अगर टाउन प्लानिंग किसी भी NOC के ऊपर 14 दिन एक्शन लेगी तो वो इंडस्ट्री जैसे डीम्ड अप्रूव करती है वैसे ही डीम्ड अप्रूव तो पहले प्रोसेस में तो 40 दिन की रुकती, उसके अंदर ऑफिसर्स के ऊपर जो डायरेक्शन है तो 14 दिन
अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। पहले आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आईडी है, अगर वो फ्लैग होती है अर्बन लोकल बॉडीज की, तो आप अर्बन लोकल बॉडीज की वेबसाइट पर डाइवर्ट करो। उसके अंदर दो आपके चार्जेस के ऊपर आपको एनएससीटी होती है, एक डेवलपमेंट चार्ज पे, एक प्रॉपर्टी टैक्स। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। दोनों की ऑनलाइन पेमेंट अगर होगी तो वो आपको पेमेंट होते ही दोबारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाइवर्ट कर देगा और उसमें आपकी प्रॉपर्टी आईडी ग्रीन टिक। इसी तरीके से अगर कोई 7A एरिया के अंदर है, कंट्रोल्ड एरिया, अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन लगती तो आपको कंट्री टाउन प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और आप अप्लाई करेंगे ऑटो। जब तक आपकी एनओसीज नहीं आती, जब तक ये ऑब्जेक्शंस फ्लैग ऑफ नहीं होते, आपकी रजिस्ट्री की बुकिंग नहीं होती। जिस दिन आपकी एनओसीज क्लियर हो जाती है या ग्रीन टिक आ जाता है, यू आर गुड टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो उन्हें 7A का जो वैल्यू को भी लेके आ रहे हैं, तो भी उसको डीसीपी के जो पुराना एक्टिव पड़ा है, जो वेरिफिकेशन है, तो उसको क्या मतलब उसको हमने पीछे कैबिनेट के अंदर एक विषय जो काफी दिनों से अभी आपको ध्यान में से नहीं आया, अभी है एससीपी की सोच पे उसके बाद ये डिजिटल ऑफिस एससीपी में जो बात अभी तक आपको पढ़ने की मतलब आपका भी क्या मैं बेहतर रहेगा आपके साथ एक दिन आराम से बैठ के आधा घंटा सिर्फ आबकारी विभाग पे लगाऊंगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझी करूंगा पिछले एक क्वार्टर की और पिछले एक दशक के फर्स्ट क्वार्टर की, तो शायद आपको खुशी होगी कि प्रदेश में बड़ी अच्छी कोविड में जैसे रेवेन्यू वगैरह तब वही देखो मैं फिर आप ये तो आप दोबारा मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहते सर। सर एक क्वेश्चन एक राजनीतिक तो क्या डिपार्टमेंट है वो क्या सवाल है सर के ऊपर कांग्रेस के जो कल मैंने तो कई दिन पहले भी कहा था टीडी अटैक के ऊपर, और मुझे लगता है प्रदेशों में हो रहा था, अब केंद्र में भी होने लगा। सवाल ये है सर कि हमारे जो विधायक हैं जिनको या सांसद कोरोना हो, हम दावा करते हैं कि हमारे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, लेकिन सर किसी नेतागण को जनता की नुमाइंदे को रिप्रेजेंटेटिव को कोरोना हुआ तो वो सब प्राइवेट हॉस्पिटल गए, तो इसको क्या समझेगा? देखिए, अधिकतम लोग जो कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर इस पे बेहतर बता पाएंगे, ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल निर्धारित है और उन्हीं हॉस्पिटल